ठीक है, तो लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले 4 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। ठीक है, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, सुपरपोजिशन। ठीक है, आज ये टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले एक बार और एक दो कॉन्सेप्ट जो पार्ट 4 में हमने किए थे वो मैं कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन, जिससे कि कंटिन्यूसली कंटिन्यूस एक जो कॉन्सेप्ट है वो बंधा रहे, है ना। बिल्कुल नया स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पहले पिछला जो पिछले कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे 2-3 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ, सपोज दैट स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाई 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 2 स्फीयर हैं और इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर है। तो चाहो तो आप 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर भी लिख सकते हो फॉर SI यूनिट। आर आइडेंटिकल इन साइज, बोथ आर आइडेंटिकल, एंड ए थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड, एंड फाइनली ही इट रिमूव्ड, हटा दिया फ्रॉम बोथ। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। रिपल्सन फोर्स की बात कर रहा है, इसका मतलब स्फीयर में जो चार्जेस हैं वो या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि रिपल्सन फोर्स की बात कर रहा है कि बाद में, यानी कि हमने खेल क्या किया, हमने चलो एक बॉडी में ले लूँ, वहाँ से वो रिंग उठा रहा, वो जो स्टैंड है ना हादी, वो स्टैंड से एक रिंग पड़ा हुआ है, वो लाओ निकालो। हाँ, यही स्टैंड से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 स्फीयर थे और दोनों में जो चार्जेस था वो Q था बाय डिफ़ॉल्ट। कितना था? Q था। ठीक है ना, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस है, मान के चलो पॉजिटिव है, क्योंकि रिपल्सन फोर्स की बात हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, एक और स्फीयर Q1 Q2 कर लें क्या इसे, स्फीयर 1 स्फीयर 2 बोथ आर सेम। ओके, 1 2 दिया है सिर्फ ये बताने के लिए कि स्फीयर 1 है स्फीयर 2। हमने क्या किया है, एक देखो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझोगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इस क्वेश्चन से और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। देखो अब हम कर क्या रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि एक और स्फीयर जो कि अनचार्ज है, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, उसको लेकर आए, यहाँ पर हम लेकर आए, हमने इसको टच किया। जब हम इसको टच करेंगे, देखो ये बॉडी चार्ज है बाई Q, ये बॉडी क्या है, स्फीयर में चार्ज है बाई Q। जब इसको न्यूट्रल लेकर आओगे तो इसके चार्जेस इसमें ट्रांसफ़र होंगे कि नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है ना भाई। एक बॉडी चार्ज है और एक बॉडी अनचार्ज है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल के तौर पे इसमें है ना, समझो कि इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है और ये समझो कि नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा, है ना। आधे चार्जेस इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये तो खाली था, कह लो खाली था, न्यूट्रल का मतलब खाली कह लो 1 मिनट के लिए। ठीक है ना, जैसे एक बाल्टी खाली है और एक बाल्टी भरी है, दोनों को पानी को बैलेंस करोगे, दोनों आधी आधी बाल्टी हो जाएंगी। तो ठीक इसी तरीके से जब हमने एक और स्फीयर जो कि खाली था या न्यूट्रल था, इसको टच कराएंगे तो अपने आधे चार्ज इसको दे देगा, यानी ये भी बॉडी आधी चार्ज हो जाएगी, ये भी बॉडी एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं जो नया वाला Q3 लेकर आ रहे हैं इसमें भी आधा चार्ज आ जाएगा, इसमें भी आधा चार्ज हो जाएगा। यानी पहले जो पूरा भरा हुआ था, अब ये आधा आधा बैलेंस हो गया, हमने बॉडी को टच किया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये है ना Q चार्ज था इसमें समझो 100 चार्जेस थे, ये खाली आया, रब किया तो इसने आधे इसको दे दिया। आधे क्यों दे दिया, बैलेंस हो गया, इसके बाद ट्रांसफ़र होना रुक जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया ना, ट्रांसफ़र होना रुक जाएगा। तो यह आधे चार्ज बचा, यानी यहाँ पहले Q चार्ज था, इसमें Q/2 बचा, और इसमें कुछ नहीं था तो इसमें Q/2 आ गया, मतलब इसने अपने आधे चार्ज इसको दे दिया, क्योंकि ये बॉडी क्या थी, न्यूट्रल थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी वाले स्फीयर को, यानी तीसरे वाले स्फीयर को अब सेकेंड वाले स्फीयर में लेके गए। ठीक है ना, सेकेंड वाले स्फीयर जाके रब कराया,
या कांटेक्ट में लेकर आए। अब क्या होगा, देखो जब दो बॉडी बैलेंस नहीं है ना, ये तो पक्का समझ लो कि चार्जेस मूव होने वाले हैं। अगर दोनों में बराबर चार्ज नहीं है तो चार्जेस मूव होंगे, बैलेंस होने की कोशिश करेंगे। ये बात याद रखना, ये बात याद रहेगी, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे Q/2 वाले को इधर लेकर आया, कांटेक्ट कराया, ये तो है Q/2 और ये है Q, क्या यहाँ पे चार्जेस ट्रांसफ़र नहीं होंगे? ट्रांसफ़र होंगे, दोनों बॉडी में चार्जेस बराबर नहीं है। जब चार्जेस बराबर नहीं है तो इक्विलिब्रियम में जाएगा या ट्रांसफ़र होंगे चार्जेस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ट्रांसफ़र होंगे। तो ट्रांसफ़र का मतलब इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेंगे। भाई यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे आया था मालूम है? इसमें था Q, इसमें क्या था Q, इसमें था समझो 0, कुछ नहीं था, प्लस 0 डिवाइड बाई 2, ऐसी तो इक्विलिब्रियम में होगा, दोनों को प्लस करो डिवाइड बाई 2, तो क्या आ गया? Q/2 हो गया। यही होता ना, Q प्लस 0 डिवाइड बाई 2, हाफ ऑफ बांटने के लिए, ठीक है। अब इसमें कैसे हम बांटेंगे, कितने चार्जेस जाएंगे? तो एक में है Q/2 जो हमने तीसरा वाला स्फीयर यहाँ पे ला के टच कर रहे हैं दूसरे वाले स्फीयर में, और इस वाले स्फीयर में पहले से ही Q था चार्जेस, प्लस Q डिवाइड बाई 1, ठीक है। फ्रैक्शन के लिए ओवरऑल डिवाइड बाई 2, ओवरऑल डिवाइड बाई 2, समझ में आया? Q/2 प्लस Q, चलो यार कंफ्यूज हो रहे हो तो चलो ठीक है ना, Q/2 प्लस Q डिवाइड बाई 2, Q डिवाइड बाई 2 क्या? क्योंकि बैलेंस हो रहा है, दोनों में चार्जेस हमें बैलेंस रखना है, आधे आधे रखना है, तो दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, तभी तो आधा आधा होगा, है ना। कोई चीज़ 25 है, कहीं पर से किसी बाल्टी में 75 लीटर पानी है, किसी में 25 लीटर है, अब दोनों का आधा आधा करना तो क्या करेंगे? दोनों के प्लस डिवाइड बाई 2 तो करेंगे, इसमें ही 50 आ जाएगा। देखो 25 प्लस 75 100 डिवाइड बाई 2, यानी 50 एक में आ जाएगी, दूसरे में भी 50 100 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये तो हमने एवरेज निकाल लिया, कह सकते हो हमने एवरेज निकाल लिया, ठीक है, एवरेज निकाल लिया। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे यार? अब इसको फ्रैक्शन के जैसे ही तो सॉल्व करोगे, तो इंटू 2 करोगे, ऊपर भी इंटू 2 करोगे, तो 2Q प्लस 2Q, Q प्लस 2Q 3Q, ओवरऑल डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे 2 चल रहा है, ये वाला 2 नीचे आ जाता है, ये तो बेसिक चीज़ें पता है, तो बेसिक मैथ है। तो 3Q/4, यानी कि दोनों स्फेयर में कितने चार्जेस होंगे? 3Q/4 हो जाएंगे। यानी कि तीसरा वाला जो स्फेयर जब हमने दूसरे वाले स्फेयर में टच कराया, ठीक है, तो इसका भी चार्जेस कितना हो जाएगा? 3Q/4 हो जाएगा, और इसमें भी चार्जेस कितना हो जाएगा? 3Q/4 हो जाएगा, है ना। Q प्लस Q/2 मिलकर बैलेंस जो होगा, जो एवरेज होगा, वो 3Q/4 इसमें भी आ जाएगा, 3Q/4 इसमें भी आ जाएगा। अब ये वाला जो तीसरा स्फेयर था जो बाहर से हम लेकर आ रहे थे, उसको उठा के फेंक दो, उसको हटा के फेंक दो। अब यहाँ पे बच रहा है Q/2 और ये वाले में बच रहा है 3Q/4, उसको हटा दो। तीसरा वाला जो जिससे हम खेल कर रहे थे उसको हटा दो, उसको हटा दो, ठीक है, हटा दिया, ठीक है, ओके। तो अब क्या पूछ रहा है फाइनली, ये क्वेश्चन रेट क्या, ये पूरा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, हाउ यू राइटिंग आई डोंट नो, ठीक है, ये पूरा ही क्वेश्चन है। तो हमें न्यू फोर्स निकालना है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे निकालना है, ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, 2 3 4 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। कूलम लॉ से फोर्स का हम फॉर्मूला डालेंगे और दोनों Q की क्वांटिटी डालेंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस डालेंगे, ठीक है। तो क्या ये मुझे बताने की ज़रूरत होनी चाहिए कि फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन r²? क्या अब मुझे ये बताने की ज़रूरत होनी चाहिए? लगता तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। Q1 Q/2 है, Q2 3Q/4 है, अपॉन r² 50 × 10⁻² का होल स्क्वायर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर था ना, तो इसको मीटर में बदला और r² है तो हमने स्क्वायर लगा लिया, ठीक है। ये हमें फोर्स निकालना है, करेक्ट? ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई किया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन मैंने पहले भी कहा था कि सिंप्लीफिकेशन
आप ही को करना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो Q का तुम्हें दिया हुआ है चार्ज, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये ए एंड बी यानी दो जो स्फेयर थे उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो चार्जेस था, यानी पहले जो Q चार्ज था ना, Q इसमें जो चार्जेस था वो कितना था बोलो, 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। भाई पहले जो दो स्फेयर थे यहाँ पर Q था, यहाँ पर भी Q था, वो तो बाद में चेंज हुआ, एक नया स्फेयर ला के ट्रांसफ़र किए हमने इलेक्ट्रॉन, वो चेंज हुआ, बात अलग है। तो ये जो Q है वो कितनी वैल्यू दी है, 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, ये Q की वैल्यू दी गई है। यानी यहाँ पर जो Q है, यहाँ पर जो Q है, इसकी जगह हम क्या डालेंगे, 6.5 10 की पावर -7, तभी तो पूरा सिंप्लीफाई हो पाएगा, कि Q बच नहीं रहा था वैल्यू के लिए, तभी तो पूरा सिंप्लीफाई होगा। सिंप्लीफिकेशन करो, ठीक है ना, खुद करो, ठीक है, और आंसर आप निकाल लोगे। कुछ बचा ही क्या है, Q की वैल्यू डाल दी, बाद में सिंप्लीफाई करना है, फोर्स निकाल लेना है, ठीक है ना। 50 की पावर 2 यानी 15 × 50, 10 की पावर -2, 10 को -4 हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ नीचे -4 है, ऊपर भेज के 10 को -9 और +4 यानी कि पावर आप उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन, इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, जिसको भी अगर ये सिंप्लीफिकेशन कॉम्प्लिकेटेड या फिर लेंदी लगते हैं तो वो लेक्चर ज़रूर देखो। सिंप्लीफिकेशन के मैंने शॉर्ट तरीके बताए हैं, खासकर 11th या 12th के फिज़िक्स में जो इस टाइप के क्वेश्चन आके लास्ट में रह जाते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, अक्सर 10 की पावर होते हैं, डेसिमल है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। तो एक मैंने बहुत ईजी तरीके से लेक्चर है, तो जो भी बच्चे पर्सनल ट्यूशन ले रहे हैं वो ये लेक्चर ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं हम लोग, या हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अगर सिंप्लीफिकेशन में जाएंगे तो फिर हमारा जो मोटो है, जो हमारा टारगेट है, वो भटक जाएगा, सिंप्लीफिकेशन फिर टाइम खा जाएगा, ठीक है ना। तो सिंप्लीफिकेशन में कुछ नए या कॉन्सेप्ट तो होते नहीं ना, जो है वही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, 2 स्मॉल स्फेयर ईच having mass m kg and charge q coulomb are suspended from a point by inserting होगा thread each 1 meter long but of negligible mass of thread, ठीक है, and the angle is theta and each thread makes with the vertical when equilibrium has been attained and show that q square is equal to this value। देखो क्वेश्चन को मैं आपको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। हुआ क्या है कि हमने एक सीलिंग से या कहीं से एक हमने 2 थ्रेड हमने लटकाए थे, ठीक है, और दोनों थ्रेड में 2 चार्जेस हैं, मतलब एक चार्जेस इधर और एक चार्जेस इधर है, और दोनों ही क्या है, पॉजिटिव हैं, है ना, चार्ज Q कूलम, ठीक है ना। वो जो स्फेयर है उसके अंदर चार्ज क्या है, पॉजिटिव Q है। जब ये 2 थ्रेड समझो ऐसे हमने बांधा हुआ है, ऐसे लटकाया हुआ है, और दोनों में अगर सेम चार्ज हुआ तो क्या होगा बताओ ज़रा। अगर दोनों में सेम चार्ज हुआ तो क्या होगा, बोलिए। अगर दोनों में सेम चार्ज हुआ तो रिपल्सन होगा, है ना, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों में जो चार्जेस है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव मान लो। अपोजिट चार्जेस तो है ही नहीं, अपोजिट होता तो अटक जाता, मतलब चिपक जाता, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है या सेम चार्ज है, दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आप देखोगे, ये और ये इस तरह रिपेल कर रहा है, और जो तो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। इतना जाके रिपेल हो गया, यानी आखिरी में जाके रुक गया, एक इक्विलिब्रियम मिल गया, है ना। एक पर्टिकुलर फोर्स लगेगा, वहाँ जाके रुक जाएगा, क्योंकि उतना ही फोर्स लग रहा है, इन्फिनाइट फोर्स ना लग रहा है कि घूमता ही रहेगा, एक पॉइंट में आके रुक जाएगा, ठीक है।
ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में रिपेल करेंगे क्योंकि चार्जेस क्या है, सेम है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा डायग्राम बन जाएगा, यहाँ पर Q, यहाँ पर Q, ठीक है। और एंगल जो मिडल से कितना बन रहा है, मतलब कितना इंक्लाइंड हो गया है, थीटा इंक्लाइंड हो गया, ये बताया गया है, ठीक है ना। थीटा और थीटा इंक्लाइंड हो गया, करेक्ट। और इनके बीच में जो चार्जेस हैं, कुल जो चार्जेस हैं, मतलब क्यू स्क्वायर से तुम्हें शो करना है, कुल मिला के तुम्हें ये फोर्स वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। के मतलब 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब के को भी इधर भेज देना है, आर को भी इधर भेज देना है, और क्यू स्क्वायर निकाल लेना है। कुल मिला के बात ये है, क्यू स्क्वायर तुम्हें निकाल लेना है, ठीक है। कुल मिलाकर बात ये है। अब निकालेंगे कैसे, क्योंकि क्या ये जो पूरा सिस्टम है, क्या इसमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लग रहा है, बताओ। अगर हमने कहा कि थ्रेड बंधा हुआ है एक हवा में या ऊपर, तो क्या इसमें सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, नहीं, इसमें ग्रेविटी भी लग रही होगी, इसमें ग्रेविटी भी लग रही होगी। अगर ग्रेविटी नहीं लगती तो हो सकता फोर्स और ज़्यादा अच्छा हो जाता, रिपल्सन बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन ग्रेविटी भी लग रही थी तो एक पॉइंट में आकर रुक गया, तो यहाँ पर देखो यही ग्राफ है कि ये देखो यहाँ पर एक तो फोर्स ये लगा इस डायरेक्शन में इसकी वजह से, ठीक है, एक फोर्स ये लगा इस डायरेक्शन में इसकी वजह से, यानी इसने उसको भगा रहा भागो तुम, और ये वाला कह रहा तुम इधर भागो, यानी ये दो फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन तो हो गया, ठीक है। लेकिन अभी ग्रेविटी बाकी है, ग्रेविटी भी तो खींच रही है नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक टेंशन क्रिएट होगा, क्योंकि क्या है, ये थ्रेड है, टेंशन तो होगी, है ना। एक तो एक फोर्स इधर अलग खींच रहा है, और टेंशन जो वायर में टेंशन है धागे में, एक तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उल्टा, और दूसरी बात तुम्हारा ये भी है, ग्रेविटी भी है, तो टेंशन तो होगी ठीक ठाक, हाँ टेंशन है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टेंशन के दो कंपोनेंट कर दिए। कैसे दो कंपोनेंट किए, एक तो ये वाला इस तरीके से, और एक ये, यानी mg के अगेंस्ट। भाई अगर एक कोई चीज़ इंक्लाइंड है तो उसको तुम दो कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं करोगे, एक इस तरफ टी कॉस थीटा और एक तरफ टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा क्यों लिया, क्योंकि एंगल हमने इधर से लिया है। क्यों एंगल लिया इधर, क्योंकि ये हो गया ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, हमें यही थीटा पता था, हमें ये थीटा तो नहीं मालूम था कि इधर एंगल लेते, हमें एंगल इधर ही लेना पड़ेगा। हमने इधर एंगल क्यों लिया, सवाल तो ये भी था ना, हमने सर एंगल इधर से क्यों नहीं लिया, बात समझो। अगर ये दो कंपोनेंट हमें रिजॉल्व करने हैं, ये जो इंक्लाइंड है, एक इधर किया एक इधर किया, लेकिन एंगल कहाँ ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं। क्यों ये वाला ले रहे हैं, क्योंकि हमें ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल मिल रहा है, हमें थीटा मालूम है, यहाँ से ये दिया होता है, ये वाला गिवन था तो ये वाला इसमें पुट कर दिया, तो यहाँ पे एंगल होता है वो हो गया टी कॉस थीटा, ये वाला हो गया टी साइन थीटा, करेक्ट। और जो टी कॉस थीटा वो किसके बराबर है, mg के बराबर है। टी साइन थीटा वो किसके बराबर है, f के बराबर है। भाई देखो ना, अपोजिट लग रहा है ना, तो यानी जो फोर्स है इस चार्ज की वजह से जो फोर्स था रिपल्सन का, वो किसके बराबर है, टी साइन थीटा के बराबर है। ये समझाने की आपको हम कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। तो क्या समझ में आया, टी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकली, mg, और रिपल्सन फोर्स की वैल्यू कितनी निकली, टी साइन थीटा, करेक्ट। अब यहाँ से देखो, जब तुम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करोगे, ये देखो फोर्स इज इक्वल टू टी साइन थीटा, ये वाला, ठीक है, और दूसरा mg इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या करो, एक दूसरे को डिवाइड कर लो। जब ज़्यादा अननोन वैल्यूज़ हैं, दो अननोन वैल्यूज़ हैं, तो आप क्या करते हो, साइमल्टेनियस या दूसरा एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हो। साइमल्टेनियस कब करते हैं, जब दो अननोन वैल्यू प्लस और माइनस में हो, जब दो अननोन वैल्यू किस में हो, प्लस और माइनस में हो। और डिवाइड किस में करते हो, जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई में हो। तो यहाँ पे देखो दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है ना, टी एफ, यहाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड का रिलेशन है, हमने एक दूसरे को क्या किया, डिवाइड किया। तो टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा क्या बन गया, टी कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा बन गया, टी रिड्यूस हो गया ना, आपस में डिवाइड हुए ना, टी कटा, साइन बाई कॉस टेन बन गया। यानी एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, mg टेन थीटा आ गया, mg टेन थीटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना।
अब यहाँ पे थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये हुआ है ना, परपेंडिकुलर ये हुआ। और हाइपोटेन्यूज यानी जो थ्रेड का जो ये दी थी लेंथ दी गई तो एल है, एल मतलब 1 मीटर है, अभी 1 मीटर रख देंगे हम लोग, ठीक है ना, ये एल है 1 मीटर, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन एल। भाई हमें देखो अगर फोर्स एक क्यू स्क्वायर निकालना है तो हमें आर स्क्वायर चाहिए कि नहीं चाहिए, हम यहाँ पर थे, हम यही कह रहे थे ना बात कि हमें क्यू स्क्वायर को प्रूफ करना है कुछ। एफ हमें मालूम पड़ गया, एफ कितना आ गया है, एफ हमारा एम जी tan थीटा आ गया है, ये एफ हमें मालूम पड़ चुका है, के हमें मालूम है 9 × 10⁹, ठीक है। हमें क्यू स्क्वायर निकालना, हमें आर स्क्वायर चाहिए था। आर स्क्वायर से मतलब अगर हम इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लें, यही तो तुम्हारा आर है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस को ही तो आर कहेंगे हम लोग। तो अब आर कैसे निकालेंगे, अगर हम ये परपेंडिकुलर निकाल लें, थीटा के अगेंस्ट परपेंडिकुलर निकाल लें, इसी का डबल कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। इसीलिए हमने क्या किया, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन एल। एल मालूम है, हाँ सर एल मालूम है, लेकिन परपेंडिकुलर हमें नहीं मालूम है, तो एल वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा दिया, एल तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में 2 × 2 कर दिया, परपेंडिकुलर क्या हुआ, इसको हमने ले लिया ए बी, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर डबल कर दिया, डबल इंटू एल साइन थीटा। एल की वैल्यू मेरे ख्याल से 1 मीटर है ना थ्रेड की, एल की वैल्यू 1 है, तो 2 साइन थीटा आ गया ए बी कितना आ गया, 2 साइन थीटा आ गया। बस अब क्या करोगे, अब सीधा सीधा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सारी चीज़ें हमें मालूम पड़ चुकी हैं। ये देख लो, ये देख लो, ये देखो वैल्यू को किस तरीके से सब्स्टिट्यूट किया, देख लो, देखो भाई हमने फोर्स का फॉर्मूला डाला, फोर्स कितना है mg tan थीटा, ये पहले निकाल चुके थे, ठीक है। तो F = K 9 × 10⁹ क्यू स्क्वायर, यही तो पता करना है, यही तो पता करना है, अपॉन ए बी का स्क्वायर, और ए बी कितना आ गया था 2L साइन थीटा, और L जो लेंथ है थ्रेड की 1 मीटर दिया था, यानी 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और फोर्स आ गया था mg tan थीटा, ये mg tan थीटा है, ठीक है। अब क्या करना है, क्यू स्क्वायर को यही छोड़ना, बाकी सबको इधर ले आओगे, और जो प्रूविंग थी उसी के बराबर देखो वैल्यू आ जाएगी। देखो कहीं ना कहीं तुम्हें साइन स्क्वायर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, सबको उधर भेज दोगे ना, ये देखो है ना, साइन स्क्वायर दिखा, tan थीटा दिखा, 4πε0 दिखा, सबको उधर भेज दो, क्यू स्क्वायर यहीं रख दो, और यही प्रूफ करना है। क्यू स्क्वायर को क्यू वैल्यू नहीं निकालना है, क्यू स्क्वायर वैल्यू निकालना है। आ गई बात समझ में, बात समझ में आ गई, ठीक है। सो कंपोनेंट रिजॉल्व करना, जिस तरह यहाँ पे कंपोनेंट हमने रिजॉल्व किए थे अलग अलग, ये बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को मालूम ही होना चाहिए कि कोई अगर ऑलरेडी रिजल्टेंट में है, भाई आपकी वेलोसिटी है यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड, 2 डायरेक्शन में, कुछ एक्स में भी है और कुछ वाई में भी है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने कराया था कि प्रोजेक्ट ये कैसे रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट कि जैसे अगर यहाँ पे एंगल ले रहे हो तो ये वेलोसिटी क्या हो गई, cos थीटा हो गई, और ये वेलोसिटी क्या हो गई, sin थीटा हो गई, ठीक है, जो भी है 30 मीटर सेकेंड, और जो भी एंगल बन रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट रिजॉल्व होने मालूम होना चाहिए, क्योंकि 12th में ये जो है ना कॉन्सेप्ट वेक्टर का, मतलब शायद ही कोई चैप्टर, या अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी देखोगे ना, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन में तुम्हारे कंपोनेंट रिजॉल्व करके आंसर निकाले गए, रिजल्टेंट निकाला गया है, ठीक है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, इजी है, में क्यों निकालना है, बाकी सारी चीज़ें दी गई हैं, बिल्कुल पिछले वाले कॉन्सेप्ट से ही है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी लिखा हुआ है कि एन इनर नंबर ऑफ चार्जेस ईच टू 4 कूलम, कितना है 4 कूलम है, आर प्लेस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एट एक्स = 1 मीटर, मतलब कुछ नंबर ऑफ चार्जेस हैं, कुछ क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस हम रखते जा रहे हैं, एक्स 1 मीटर में, दूसरा वाला 2 मीटर में, फिर 4 मीटर में, इस तरह रखा। देखो एक चार्ज रखा
1 कूलम 4 कूलम, लेकिन इसका डिस्टेंस कितना था, 1 मीटर था। दूसरा जो चार्ज रखा उसका डिस्टेंस भी 1 ही मीटर था, क्योंकि 2 मीटर है, तो ये 2 मीटर हो गया। ठीक है, और दूसरा किस में रखा है, 4 मीटर में रखा है, फिर 8 मीटर में रखा है, इस तरीके से रखा है, इस तरह रखा है। डिस्टेंस तो कैसे रखा है, 1 मीटर में, दूसरा वाला 2 मीटर में। ठीक है, लेकिन ओरिजिन से ही लेना है, जैसे 1 मीटर, दूसरा वाला 2 मीटर, तीसरा वाला 4 मीटर, है ना। ये पहला वाला 1 मीटर में रखा है, ठीक है, दूसरा वाला 2 मीटर में रखा है, तीसरा वाला 4 मीटर रखा है, चौथा वाला 8 मीटर में रखा है, इस तरह रखा है। ये 1 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर। लेकिन लेना कहाँ से, एक ही पॉइंट से लेना है, ठीक है ना, अगले पॉइंट से मत काउंट करना है, एक ही पॉइंट से। इस तरीके से हम लोग चार्ज रखते चले गए, इस तरीके से चार्जेस हम लोग रखते चले गए। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि द टोटल फोर्स बताओ, टोटल फोर्स बताओ ऑन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, जहाँ पे 1 कूलम रखा था, प्लेस एट द ओरिजिन, मतलब यहाँ पर बताओ कितना फोर्स लग रहा है। जो पहला वाला चार्ज है 1 कूलम का, जो ओरिजिन में है, जो कहाँ पर है, ओरिजिन में है, वहाँ पर बताओ कितना फोर्स लग रहा है। अब ध्यान देना यहाँ पर, देखो ये 1 कूलम को 4 कूलम वाला भी फोर्स लगा रहा होगा। रिपल्सन है, अट्रैक्शन है, छोड़ दो, फोर्स लगा रहा है, चलो रिपल्सिव फोर्स मान लो, ठीक है, भगा रहा होगा। और फिर जो 2 मीटर में रखा हुआ है, ये भी तो 1 कूलम में फोर्स लगा रहा होगा। अरे भाई, एक सामान रखा है बहुत भारी से, एक इंसान रस्सी पकड़ के ऐसे खींच रहा है, फिर एक और रस्सी बंधी है, एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, इधर खींच रहा है, एक और रस्सी है, इधर से भी खींच रहा है, एक और रस्सी है, इधर से भी खींच रहा है, तो बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं हो जाएगा खींचने वाला, 1 डायरेक्शन में अगर है बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाएगा, है ना। कई लोग मिलके रस्सी को खींच रहे हैं, तो हमने क्या करना है, टोटल फोर्स निकालना है। हमने क्या करना है, टोटल फोर्स निकालना है। तो जितने भी फोर्सेस हैं जो 1 कूलम पे बाकी लोग लगा रहे थे, जो बाकी जो रखे थे चार्जेस, हमें फोर्स देखो, सभी एक्चुअली देखा जाएगा ना, सभी एक दूसरे में फोर्स लगा रहे हैं। इस पर भी ये वाला भी लगा रहा होगा, इस पर ये वाला भी लगा रहा होगा, इस पर ये सभी लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, वो एक अलग बात है। लेकिन हमें क्या निकालना है, इस पर बताओ कि कितना फोर्स लग रहा है। तो इस पर ये भी फोर्स लगा रहा है, इस पर ये भी फोर्स लगा रहा है, इस पर ये भी फोर्स लगा रहा है, इस पर ये भी फोर्स लगा रहा है। तो सारे फोर्सेस को ऐड कर दो, तुम्हें क्या दिक्कत है। सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो सेम है। अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो कैंसलेशन करने का चांस होता, है ना। जैसे कि कोई सामान है, तुम इधर से खींच रहे हो, तुम्हारा भाई इधर से खींच रहा है, 10 न्यूटन, तब तो यार कैंसलेशन बनता है, हिलेगा ही नहीं, उधर से बराबर फोर्स, इधर से बराबर फोर्स। लेकिन हाँ, अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन पे खींच रहे हो तो अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा। कोई अगर टेबल या सोफ़ा कुछ भी रखा है तो सेम डायरेक्शन पे, तो यहाँ पर भी सारे जो फोर्सेस हैं वो सेम डायरेक्शन पे हैं, सारे ही रिपल्सिव हैं। तो सारे फोर्सेस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेंदी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड तो लग नहीं रहा है, लेंदी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो, तो कुछ इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। देखो यहाँ पर, देखो के, डायरेक्ट मैं के लिख रहा हूँ, के की वैल्यू 9 × 10⁹ 1 कूलम है Q1, दूसरा वाला कितना है, 4 कूलम है, पहला वाला 1 कूलम है ना, ये 1 कूलम के ऊपर 4 कूलम कुछ लगा रहे हैं, तो Q1 × Q2 मतलब 1 × 4 अपॉन R²। तो पहले वाले में डिस्टेंस कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। फिर क्या, प्लस के, दूसरा वाला भी तो इस पर लगा रहा है, के मल्टीप्लाई 1, क्योंकि पहला वाला तो 1 ही है, Q1 तो 1 ही है, Q1 क्या है, 1 है, और जो बाकी Q है वो क्या है, 4 है, तो बाकी में 4 ही देना है। लेकिन डिस्टेंस अब की बार बदल जाएगा, अब की बार 2 मीटर डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ओके। फिर प्लस के, एक तो 1 ही है,
दूसरा 4 है, लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। फिर प्लस, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल होना है, ऐसे ही लिख रहा है सीधा, यहाँ पे जगह कम है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 1 × 4 और नीचे 8 का स्क्वायर 64 है ना। तो ये सब देखो प्लस में, यानी के हम बाहर निकाल लो कॉमन, कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं। के हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया 4 फिर 1 आएगा ना, 1/4 नहीं, 4 कट गया, बचा कितना 1, ठीक है, तो 1 ही बचेगा। चलो प्लस 1/4 प्लस 1/16 हो रहा है ना, 1/16, ठीक है। इस तरीके से वो डैश डैश है, देखो ये डैश डैश है, डैश डैश का मतलब आगे इसी सीरीज़ में क्वेश्चन आगे बढ़ता चला गया है, ठीक है ना। 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, इस तरीके से सीरीज़ आगे बढ़ती गई है, आगे बढ़ते हुई चली गई है, ठीक है ना। सो हमने यहाँ पर क्या किया है, देखो आप चाहो तो ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चाहो तो 4 कॉमन भी बाहर निकाल सकते, इसमें भी 4 है न्यूमरेटर में, इसमें भी कम से कम K4 है, इसमें भी कम से कम K4 है, सब में कम से कम K4 तो है ही, एक चार्ज 4 है और K तो है। तो हमने क्या किया, 4K बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट में 4K जब बाहर निकालने के पहले वाले में क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 लिख दिया। 4K बाहर निकालो, दूसरे में क्या बचेगा, 1/4 बचेगा। 4 और K हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन बाहर निकाला हुआ है, तो क्या बचेगा 1/4। फिर यहाँ पर भी 4K बाहर निकाल लिया कॉमन, बचेगा 1/16, ठीक है। इस तरीके से सीरीज डॉट 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 करके आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो फाइनली क्या हो रहा है, देखो 4 = 4K हमने कॉमन बाहर निकाला, 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64 डॉट 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 डॉट, ये है। तो क्या हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, हमारे पास क्या फाइनल आंसर आ रहा है सर। K तो हम K की वैल्यू तो डाल ही लेंगे, 9 × 10⁹ K की वैल्यू तो हम डाल लेंगे, हमें K की वैल्यू डालने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ये जो सीरीज़ है ये तो सर इन्फिनाइट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आगे बढ़ती ही जा रही है, ये तो आगे बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए क्लास 11th में हम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज़ चैप्टर डील किया था कि अगर कोई इन्फिनाइट सीरीज़ है और उसका सम निकालना है हमें, कोई अगर इन्फिनाइट सीरीज़ है और उसका क्या निकालना है, सम निकालना है, तो हमें एक फॉर्मूला दिया था, अगर आपको याद हो, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी आप पढ़ कर आ रहे हो, अभी क्लास 11 करके आ रहे हो कि सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज इज इक्वल टू A/1 - R, A/1 - R। तो आप क्या कर सकते हो, इन्फिनाइट सीरीज़ का सम निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। ये हमने पढ़ा था सीक्वेंस एंड सीरीज़ में कुछ ही महीने पहले। A का मतलब पहला नंबर, /1 - R का मतलब सेकेंड टर्म डिवाइड बाई पहला टर्म, ठीक है ना। तो हमने यही चीज़ यहाँ पर की है। A पहला वाला टर्म, पहला टर्म क्या है, 1/1 मतलब 1 है, चलो, /1 - R, R कैसे निकालोगे, दिस डिवाइड बाई दिस, 1/4 डिवाइड बाई 1/1, 1 ही हुआ ना, कुल मिला के 1/4 ही हुआ। तो बस 1 फॉर्मूले 1 - R कितना आ गया, 1/4। व्हाट इज R, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई पहला टर्म, जीपी, क्योंकि जीपी मिल रही है आगे, ठीक है। अब क्या इसको सिंप्लीफिकेशन मुझे बताना पड़ेगा, नहीं, ये आप सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ गया है 4/3। K की वैल्यू मालूम है, ये पूरा 4/3 आ गया इसका आंसर, और सॉल्व कर लो K। समझ में आया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, और इससे पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन समझाया था थ्रेड वाला, वो तो भाई 3 बार तो करो, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही 3 बार करो, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे पहले वाला जो था
वो बहुत रिपीट होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं।